हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एंथोसीरोस में आर्किगोनियम का डेवलपमेंट और आर्किगोनियम के बाद में फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद में जो स्पोरोफाइट बनता है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनियम, तो जो थैलस है उसके ग्रोइंग पॉइंट यानी कि वृद्धि बिंदु के आसपास की कोई भी सुपरफिशियल सेल या सतही कोशिका जो है वो आकार में बड़ी हो जाती है और ये आकार में बड़ी होकर के आर्किगोनियल इनिशियल या प्रारंभिक स्त्रीधानी कोशिका का काम करती है। ये आर्किगोनियल इनिशियल थैलस के अंदर एम्बेडेड रहती है, थैलस के अंदर धसी हुई अवस्था में रहती है। अब इस कोशिका में तीन वर्टिकल डिवीजन होते हैं जो एक दूसरे के समकोण पर होते हैं। इस तरीके से एक एक्साइल सेल या प्राइमरी एक्साइल सेल बन जाएगी सेंटर में, और बाहर की जो तीनों सेल्स हैं जिन्हें हम प्राइमरी जैकेट इनिशियल कहते हैं। तो इस तरीके से टोटल 4 सेल बन गई हैं, एक अंदर की सेंटर के सेल और 3 प्राइमरी जैकेट इनिशियल। प्राइमरी जैकेट इनिशियल बार बार डिवीजन करके आर्किगोनियम का जैकेट का निर्माण करती हैं। ये जो तीनों प्राइमरी जैकेट इनिशियल है इनमें अनुप्रस्थ डिवीजन होते हैं जिससे कि टोटल 6 सेल्स बन जाती हैं, और ये जो 6 सेल्स हैं वो 3-3 के लाइन में दोनों तरफ सेल्स बन जाती है, मतलब 3 एक तरफ लाइन और 3 सेल्स एक तरफ। तो इस तरीके से टोटल 6 सेल्स बन जाती हैं। 3-3 के टायर में 2 टायर बन जाते हैं 3-3 सेल्स के। अब इन कोशिकाओं में उदग्र और अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं जिससे कि नेक की या ग्रीवा की जैकेट कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। जैकेट कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। नेक रीजन की जो जैकेट सेल हैं अभी उनकी बात हो रही है। क्योंकि आर्किगोनियम का जो वेंटर पार्ट है, मतलब कि जो फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर का जो फैला हुआ पार्ट होता है, ये फैला हुआ पार्ट थैलस के अंदर ही एम्बेडेड रहता है, उसके अंदर धसा हुआ रहता है। तो इस रीजन को थैलस की सेल्स ही एक तरीके से सुरक्षा प्रदान करती हैं। यहाँ जो ये सेंटर सेल है प्राइमरी एक्साइल सेल, अब इस प्राइमरी एक्साइल सेल में एक अनुप्रस्थ डिवीजन होता है जिससे कि 2 सेल बन जाती हैं, आउटर सेल और इनर सेंट्रल सेल। इस आउटर सेल में एक ट्रांसफर डिवीजन होता है जिससे कि ऊपर की तरफ जो सेल बनती हैं जिसे हम प्रारंभिक आवरण कोशिका कहते हैं। अब इस प्रारंभिक आवरण कोशिका में एक दूसरे के समकोण पर 2 डिवीजन होते हैं जिससे कि 2 से 4 सेल्स बन जाती है जो आवरण कोशिका या कवर सेल कहलाती हैं, और ये सबसे शीर्षस्थ कोशिका होती है आर्किगोनियम की। और जो अंदर की सेल होती है इस सेल से जो आउटर सेल है इससे क्योंकि अनुप्रस्थ डिवीजन हुआ, तो अनुप्रस्थ डिवीजन होने के बाद जो नीचे के सेल है उस सेल से क्या बनेंगे, जो ग्रीवा सेल्स हैं, ग्रीवा की या नेक कैनाल सेल्स हैं, ये नेक कैनाल सेल्स का निर्माण होगा। तो इसमें अनुप्रस्थ डिवीजन होते हैं जिससे कि 4 से 6 तक नेक कैनाल सेल बनती हैं। अब ये जो सेंट्रल सेल, इनर सेंट्रल सेल बची है, इस इनर सेंट्रल सेल में साइज में वृद्धि होती है जिसे कि हम प्राइमरी वेंटर सेल कहते हैं। ठीक है, ये प्राइमरी वेंटर सेल में फिर से एक अनुप्रस्थ डिवीजन होता है जिससे कि 2 सेल बन जाती है। ऊपर की छोटी वेंटर कैनाल सेल, ये वेंटर कैनाल सेल, और नीचे की वेंटर सेल या जिसे हम एग सेल कहते हैं जिसमें कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एग न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से प्राइमरी वेंटर कैनाल सेल के डिवीजन से वेंटर कैनाल सेल और एग सेल 2 सेल्स बन जाती हैं। एक मैच्योर आर्किगोनिया या स्त्रीधानी ऊपर से सक्रिय और नीचे से फूली हुई संरचना होती है जैसे कि फ्लास्क होता है। नेक वाला रीजन 6 उदग्र रोज से मिलकर के बना होता है सेल्स की, और जो कवर सेल या आवरण सेल हैं वो सबसे बाहर की तरफ निकली रहती हैं, और बाकी का जो पार्ट होता है वो सारा पार्ट थैलस के अंदर धसा हुआ रहता है। और जो सेंट्रल सेल है, ये जो सेंट्रल सेल थी ये वाली,
ये इनर सेंट्रल सेल, इस इनर सेंट्रल सेल से क्या क्या सेल बनी, नेक कैनाल इनिशियल्स, वेंटर कैनाल सेल और एग सेल। ठीक है, तो ये जो सेल्स हैं नेक कैनाल सेल्स, ये नेक कैनाल सेल्स 4 से 6 तक पाई जाती हैं। बीच में एक वेंटर कैनाल सेल होती है और सबसे बेस में फूला हुए भाग में एक सेल प्रेजेंट होती है। फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की आवश्यकता होती है और जब ये आर्किगोनियम मैच्योर हो जाती है तो जो ग्रीवा नाल की सेल्स हैं, नेक कैनाल सेल्स हैं और वेंटर कैनाल सेल हैं, ये वाली सेल्स श्लेष्मीय पदार्थ से भर जाती है, मतलब ये इनकी सेल वॉल डीनेचर हो जाती है और इसमें 4 श्लेष्मीय पदार्थ भर जाता है, म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस भर जाता है और इस सब्सटेंस के कारण ये जो कवर सेल हैं, ऊपर की जो कवर सेल्स होती हैं, इन कवर सेल्स पर प्रेशर पड़ता है जिससे कि आर्किगोनियम का पूरा जो मुंह है वो ओपन हो जाता है और इसी रास्ते से जो मेच्योर पुंगड़ू हैं वो पुंगड़ू आर्किगोनियम के अंदर प्रवेश करते हैं और बहुत सारे पुंगड़ू अंदर प्रवेश करते हैं, लेकिन केवल एक एंथीरोजॉइड और ही इस एक सेल को फर्टिलाइज कर पाता है और एक सेल और मेल गैमेट के फ्यूजन से एक डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण होता है और ये डिप्लॉइड जाइगोट अपने चारों तरफ सेल्यूलोज की वॉल बना लेता है, सेल्यूलोज से कवर हो जाता है जिसे कि हम oospore कहते हैं। इस प्रकार एक डिप्लॉइड oospore या निषिक्तांड का निर्माण होता है और इस डिप्लॉइड निषिक्तांड से ही आगे जाकर के स्पोरोफाइट या स्पोरोगोनियम का या बीजाणु उद्भिद का निर्माण होना है, जो कि स्पोरोफाइट की फर्स्ट सेल है। अब ये जो मेच्योर जाइगोट है जिसे हम oospore कह रहे हैं क्योंकि इसके चारों तरफ सेल्यूलोज का एक कवर बन गया है, इसमें डिवीजन स्टार्ट होता है और जो पहला विभाजन होता है वो उदग्र विभाजन होता है जिससे कि 2 सेल्स बन गई, फिर एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है जिससे कि टोटल 4 सेल बन गई और फिर और डिवीजन होता है जिससे कि टोटल 8 सेल्स बन जाती है, यानी कि ऑक्टेंट स्टेज इसकी आ जाती है। अब इस ऑक्टेंट स्टेज में ऊपर की जो ये ऑक्टेंट स्टेज 4 सेल्स के 2 टायर्स में बढ़ जाती है। ऊपर के 4 सेल्स अपर टायर्स कहलाती है और नीचे की 4 सेल्स लोअर टायर्स कहलाती है। जो लोअर टायर वाली 4 सेल्स हैं, इन सेल से फुट रीजन का निर्माण होता है और अपर रीजन वाली जो 4 सेल्स होती हैं, इन सेल से मेरिस्मेटिक जोन वाला रीजन और कैप्सूल या संपुटिका का निर्माण होता है। कुछ स्पीशीज में जो ये डिवीजन है वो अलग अलग टाइप के होते हैं, तो बहुत सारे स्पीशीज में जहाँ अभी हमने पढ़ा कि ऑक्टेंट स्टेज में 4-4 सेल के 2 टायर बन जाते हैं, वहाँ पर और डिवीजन होता है जिससे कि 4-4 सेल के 3 टायर्स बन जाते हैं। ठीक है, तो जो सबसे लोअर वाला 4 सेल का टायर होगा वो फुट रीजन का निर्माण करेगा, मिडिल 4 सेल जो होंगी वो मेरिस्मेटिक जोन का निर्माण करेंगी और अपर जो 4 सेल्स हैं ये सेल्स कैप्सूल का फॉर्मेशन करेंगी। अब हम देखते हैं कि फुट का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो जो सबसे लोएस्ट टायर वाली सेल्स हैं उनसे फुट रीजन का डेवलपमेंट होता है। इस क्षेत्र की जो कोशिकाएं होती है वो काफ़ी पतली भित्ति वाली होती हैं, पैरेनकाइमेटस होती है यानी कि मृदुत्की नेचर की होती हैं और इन सेल्स में ट्रांसफर डिवीजन होता है और फिर बहुत सारे अलग अलग टाइप के डिवीजन होते रहते हैं जिससे कि ये जो सेल्स कटेंगी फुट सेल्स की, वो सेल्स अनियमित आकार की बन जाती हैं। तो ये जो सेल्स होंगी वो गोलाकार शेप की भी हो सकती है या एंगुलर शेप की कोणाकार हो सकती है। इस प्रकार जो इन सेल से एक फुट रीजन का निर्माण होता है। ये फुट रीजन बहुत मोटा होता है और बहुत चौड़ा क्षेत्र होता है। कुछ सेल्स में ये जो फुट रीजन के सेल्स हैं वो राइजोइड्स के समान नेचर की होती है और
वो जो ये जो सेल्स हैं ये गैमेटोफाइट के अंदर गहराई से इस स्पोरोफाइट को धकेलती है, जिससे कि वहाँ से ये वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब कर पाती हैं। लेकिन क्योंकि फुट रीजन की सेल्स जो होती हैं वो अलग अलग आकृति की होती हैं, इसीलिए हम डायरेक्टली डिफाइन नहीं कर सकती कि ये वाला रीजन स्पोरोफाइट है और यहाँ से गेमेटोफाइटिक सेल्स स्टार्ट हो रही हैं। ये सेल्स आपस में इंटरमिंगल्ड रहती हैं। दूसरा रीजन होता है मेरिस्टेमेटिक रीजन या विभज्योतिकी क्षेत्र, जो बीजाणुद्भिद का आरंभ है उसके जो मिड के रीजन सेल्स होती हैं, मतलब कैप्सूल की सेल्स और फुट के सेल्स के बीच की जो सेल्स हैं, ये सेल्स पैरेनकाइमेटस नेचर की होती है। होमोजीनस पैरेनकाइमेटस नेचर के होने के कारण ये होमोजीनस सेल्स को डिवाइड करती है और यहाँ पर होमोजीनस सेल्स का एक रीजन डेवलप हो जाता है। और ये होमोजीनस सेल्स मेरिस्टेमेटिक नेचर की होती है, इसलिए लगातार विभाजन करती रहती हैं और लगातार विभाजन करके ये स्पोरोगोनियम का मेरिस्टेमेटिक जोन बनाती हैं। तो ये जो मेरिस्टेमेटिक जोन की सेल्स हैं वो कैप्सूल रीजन की कोशिकाओं में लगातार वृद्धि करता रहता है। स्पोरोफाइट का सबसे ऊपर का पार्ट होता है ये वाला पार्ट, जिसे हम कैप्सूल कहते हैं या संपुट कहते हैं हिंदी में। और ये कैप्सूल जो है वो एम्ब्रियो के सबसे ऊपर की रीजन की जो सेल्स होती हैं उनसे डेवलप होता है। इस क्षेत्र की कोशिकाओं में पेरिक्लिनल डिवीजन होते हैं, जिससे कि दो प्रकार की कोशिकाएं बन जाती हैं। बाहर की तरफ जो सेल्स होती हैं जिन्हें हम एम्फीथीशियल सेल्स या बहिस्थीशियम कोशिकाएं कहते हैं, और जो अंदर की सेल्स होती हैं उन्हें हम एंडोथीशियल सेल्स या अंतःस्थीशियम की सेल्स कहते हैं।